गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। सॉरी, थोड़ा ठंड लगी हुई ना, तो जुकाम की वजह से छींकें आ रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ। ये एक तरह का क्या है कि जब हम एक लक्ष्य बना लेते हैं, हमें अपना एक लक्ष्य बनाना है कि आज हमें दिन में इतने घंटे पढ़ाई करनी है या आज हमें कोई काम करना है और उसे एक टारगेट रखना है कि उसे पूरा करना ही है, चाहे वो हमें पूरा दिन लग जाए। आप कभी भी कोई टारगेट बनाए, कोई लक्ष्य बनाए, तो उसके लिए वो कब पूरा होगा? जब आप अपने आप को सजा देंगे। आप ये सोच लीजिए कि जब तक ये पूरा नहीं होगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो आपको जब भूख लगेगी तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको खाना छोड़ना पड़ रहा है ना, तो आप उस टारगेट को पूरा करने के लिए जान लगा देंगे। ठीक है, तो आप उसे खाना खाने के वक्त तक 100% पूरा कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि भूख लगी हुई है। अगर मैंने ये टारगेट पूरा नहीं किया तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। तो हमेशा एक टारगेट को पूरा करने के लिए अपने आप को सजा दीजिए, तब जाके आप उस टारगेट को कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए कि एक टॉपर से पूछा गया कि आप कितनी देर पढ़ाई करते हो। एक टॉपर से पूछा गया कि आप कितनी देर पढ़ाई करते हो। उसने जवाब दिया कि जब तक मेरे हर दिन का बनाया हुआ गोल यानी लक्ष्य पूरा न हो जाए, यानी मैं तब तक पढ़ाई करता हूं कि जब मैंने एक टाइम टेबल बनाया है, एक दिन का एक टाइम टेबल बनाया है, एक लक्ष्य बनाया है कि आज मुझे इतना घंटा पढ़ना है, इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देना है, इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देना है। तो जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो लक्ष्य, तब तक वो गोल पूरा नहीं हो जाता, मैं तब तक पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, फिर चाहे उस गोल को पूरा करने में अगली सुबह का सूर्य ही क्यों ना निकल जाए, चाहे उस लक्ष्य को पूरा करने में मुझे सारी रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े, सारी रात पढ़ाई क्यों ना करनी पड़े, अगली सुबह ही क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं तब तक पढ़ाई करता हूँ जब तक मैंने जो सुबह गोल बनाया था, एक लक्ष्य बनाया था कि आज मुझे इतने घंटे की पढ़ाई करनी है या इस सब्जेक्ट को इतना पढ़ना है, तब तक वो पूरा नहीं हो जाता, तब तक मैं सारी रात दिन रात मेहनत करता हूँ। तब चाहे अगले दिन का मुझे सूर्य दिख जाए, लेकिन मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटता। तब जाके आप सफलता की ओर पहुंचते हो, तब जाके आपको सफलता मिलती है। इतनी आसानी से नहीं मिलती। कहते हैं ना, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक दर्द सा, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से कि इतना सुंदर घोंसला कैसे बनाया, तो चिड़िया बोली कि तिनका उठाना पड़ता है, तिनका उठाना पड़ता है। तो इतनी आसानी से कुछ नहीं मिलता, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, रातें जागनी पड़ती है, तब जाके सफलता मिलती है। दूसरों को तो आपकी सिर्फ वो सफलता दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष है वो सिर्फ वही व्यक्ति जानता है जिसने वह संघर्ष किया है। तो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए, इतनी मेहनत कीजिए। कहते हैं ना, सफलता की तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाती हुई आए, किसी को पता भी ना चले कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, और जब आपको सफलता मिले तो शोर मच जाए, एक तरह से लोगों को क्या हो जाए, धक्का लग जाए, लोग आंखें फाड़ते रह जाए कि ये क्या हो गया। तो तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाती हुई है। तो आइए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? हमारा चैप्टर चला हुआ है अस्थितंत्र। कौन सा चला हुआ है? अस्थितंत्र चला हुआ है। ठीक है, और जिसमें हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि जो ऑस्टियोलॉजी है, ठीक है, अब सही दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि जो हड्डियों का अध्ययन है, अस्थियों का अध्ययन है, वो किसमें किया जाता है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हड्डियों का, अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? ऑस्टियोलॉजी कहलाती है। और इसे कंकाल तंत्र का अध्ययन करने के लिए ऑस्टियोलॉजी में कंकाल को दो भागों में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल और
उपांगीय कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। मैंने कल आपको बताया था कि जो 206 अस्थियां होती है, 206 बोन्स होती है, वो दो भागों में डिवाइड कर दी जाती है। 80 जो अस्थियां है वो एक्सियल स्केलेटन में रखी जाती है और जो बाकी की 126 अस्थियां है वो कहां पर होती है, उपांगीय कंकाल यानी एपेंडिकुलर स्केलेटन में होती है। तो कल मैंने आपको 80 अस्थियां लिखवा दी थी, उन्हें हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। अभी मैंने खाली आपको चार्ट बनवाया था। आज हम देख लेते हैं कि जो उपांगीय कंकाल है, एपेंडिकुलर स्केलेटन है, उसमें 126 अस्थियां कहां कहां पर होती है, कैसे होती है। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, लिखेंगे आप लोग। तो इसमें कितनी अस्थियां आती है, इसमें 126 अस्थियों का समावेश होता है। 126 बोन्स इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो लिखते हुए चलेंगे कौन कौन सी कहां कहां पर कितनी अस्थियां होती है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि ऊर्ध्व भुजा यानी जो ऊपरी भुजा होती है उसमें कितनी अस्थियां होती है। ऊपरी भुजा, ऊपरी भुजाओं में होती है 64 अस्थियां यानी 64 अस्थियां होती है। कितनी होती है, 64 अस्थियां होती है हमारी ऊपरी भुजा में। सारी अस्थियों को एक एक करके डिफाइन करेंगे, टेंशन मत लीजिए। एक एक अस्थियों को बताएंगे कि कहाँ पे होती है और किस तरह से शरीर के अंगों में कहाँ कहाँ पे ये पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आ जाती है 64 अस्थियां हमारी कहाँ पर हो गई, ये हमारी ऊपरी भुजा में हो गई। इसके बाद आती है स्कंद मेखला। स्कंद मेखला यानी स्केपुला और क्लेविकल। स्कंद मेखला ये जो कंधे वाला भाग होता है, इसमें होती है 4 बोन। कितनी, 2 होती है स्केपुला और 2 होती है क्लेविकल। यहाँ पे लिख लेते हैं स्कंद मेखला। स्कंद मेखला, इसमें कितनी अस्थियां होती है, 4 होती है। कौन कौन सी होती है, 2 होती है क्लेविकल और 2 होती है स्केपुला। ठीक है, लिखेंगे इसे फटाफट से। स्कंद मेखला में कितनी होती है, 4 अस्थियां होती है, 2 होती है स्केपुला, 2 होती है क्लेविकल। इसके बाद आ जाती है भुजा। भुजाओं में कितनी अस्थियां होती है, 2 होती है ह्यूमरस, 4 होती है अग्रभुजा। ठीक है, भुजाओं में देखेंगे भुजा, इसमें देखेंगे 2 होती है सॉरी 2 होती है ह्यूमरस और 4 अस्थियां किसमें होती है, अग्रभुजा में यानी आगे की भुजा में। आगे भुजा, ये फोर आर्म, इसे बोलते हैं फोर आर्म। ये कोहनी से आगे का जो हिस्सा है इसे बोलते हैं फोर आर्म यानी अग्रभुजा। ठीक है, अग्रभुजा में भी 2 कौन सी होती है, अल्ना होती है और 2 होती है रेडियस। कौन कौन सी होती है, 2 होती है अल्ना और 2 होती है रेडियस। 2 होती है रेडियस। अल्ना और रेडियस, सारी चीजों को मैंने बताया ना आपको कि एक एक करके डिफाइन करते हुए चलेंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी खाली आपको नाम लिखाए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इसके बाद आ जाती है, कितनी हो गई, इसके बाद आती है हमारी कलाई यानी रिस्ट। रिस्ट में कितनी अस्थियां होती है, कलाई में कितनी होती है हमारी, इसमें होती है 16 अस्थियां। कितनी होती है, 16 अस्थियां, 16। इसके बाद क्या आती है, कार्पल्स, ये हथेली, इसमें कितनी होती है, 16 इसमें कितनी होती है, 16 ही इसमें होती है। ठीक है, इसके बाद कौन सी आती है, हाथ व उंगलियों की, जिसमें मेटाकार्पल और फ्लैंजिज 10 होती है मेटाकार्पल और 28 होती है फ्लैंजिज। हाथ में कितनी होती है, 10 होती है, 28 होती है फ्लैंजिज और 10 होती है हमारी मेटाकार्पल्स मेटाकार्पल्स। ठीक है,
इसके बाद आ जाती है निम्नांग। ये कौन सी भुजा है? ऊपर वाली भुजा की अस्थियां थी। अब नीचे वाली भुजा की अस्थियां आती है निम्नांग, यानी इसमें होती है हमारी 62। इसमें कितनी थी? 64 थी, ऊपर भुजा थी ये। अब निम्न भुजा में कौन सी आ जाती है? निम्न भुजा में कितनी होती है? 62 होती है। टोटल कितनी होती है? 62 अस्थियां होती है। कौन कौन सी कहाँ पे होती है? फटाफट से लिखेंगे। श्रेणी मेखला में होती है कितनी? दो अस्थि, दो होती है फीमर। जांग में होती है 2 फीमर 2 पटेला। सबसे पहले लिखेंगे श्रोणी मेखला यानी पेल्विक ग्रिडल। श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला, इसे क्या बोलते हैं? पेल्विक ग्रिडल बोलते हैं, पेल्विक ग्रिडल। ये कितनी होती है? 2। इसके बाद सॉरी, इसके बाद थाई में होती है हमारी 2 फीमर 2 पटेला। जांग कौन कौन सी? 2 फीमर दोनों तरफ, 2 पटेला। पटेला कहाँ पे होती है? दोनों घुटनों में। ठीक है, ये निम्न हिस्सा है, निम्नांग है, नीचे वाला अंग है। इसके बाद आ जाती है टांग। टांग में 2 होती है टिबिया, 2 होती है फिब्यूला। टांग में कितनी होती है? 2 होती है टिबिया, 2 होती है फिब्यूला, फिब्यूला। ठीक है, टांग में कितनी आ जाती है? 2 टिबिया 2 फिब्यूला आ जाती है। इसके बाद आ जाती है टखने में। टखने में कितनी होती है? एंकल्स में, उसमें होती है 14 अस्थियां। कितनी होती है टखनों में? 14। टखने में होती है 14। इसे क्या बोलते हैं? एंकल। एंकल्स में कितनी होती है? 14 अस्थियां होती है। और सबसे लास्ट आ जाते हैं पैर। पैर में 10 होती है मेटाकार्वल यानी पैर की उंगलियों में, और फ्लेंजेज होती है 28, जैसे हाथों में होती है ऐसे ही सेम पैर में होती है। पैर में 10 होती है मेटाकार्पल, मेटाकार्पल कितनी होती है? 10, और 28 होती है फ्लेंजेज। जैसे हाथ की उंगलियां होती है ऐसे ही पैर की उंगलियां भी होती है। अब ये कौन कौन सी कहाँ पे होती है आप लोग ये अब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ये 126 अस्थियां इसके अंतर्गत आ गई, और 80 अस्थियां आ गई हमारी अक्षीय कंकाल के अंतर्गत। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे यह खोपड़ी यानी कपाल। खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? टोटल 22 अस्थियां होती है, जिसके अंतर्गत 8 अस्थियां किसके अंतर्गत आती है? कपाल के अंतर्गत आती है। तो अभी हम पढ़ेंगे सबसे पहले कपाल। खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? खोपड़ी में होती है टोटल 22 अस्थियां। कितनी? 22। सबसे पहले इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है कपाल। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कपाल के बारे में। ठीक है, तो कपाल में कितनी अस्थियां होती है? अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां होती है, जैसे मैंने आपको बताया। और सबसे पहले खोपड़ी, खोपड़ी में कितनी अस्थियां है? खोपड़ी में 22 अस्थियां होती है, जिन्हें 22 को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ये खोपड़ी है, खोपड़ी में 22 अस्थियां होती है, जिसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, कपाल में और चेहरे में। कपाल में कितनी अस्थियां होती है? 8, और चेहरे में कितनी अस्थियां होती है? 24 अस्थियां होती है। 14 अस्थियां होती है। 14 और 8 कितने हो गए? 22 हो गए। तो टोटल कितनी हो गई? खोपड़ी की अस्थियां 22 हो गई। किस 2 भागों में विभाजित किया गया है? कपाल के अस्थियों में और चेहरे की अस्थियों में। ये मान लीजिए ये खोपड़ी है, इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, कपाल और चेहरे की अस्थियां। चेहरे की अस्थियां। अब एक एक अस्थियों को अच्छे से डिफाइन करेंगे। इसके अंतर्गत आती है 8 अस्थियां, और इसके अंतर्गत आती है 14 अस्थियां। यानी हमारे कपाल में होती है 8 अस्थियां और हमारे चेहरे में होती है 14 अस्थियां। फटाफट से अब मेरे साथ साथ ही इसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले अब लिखेंगे हम कपाल की अस्थि। क्या लिखेंगे? कपाल की अस्थि। लिखिए मेरे साथ साथ ही। कितनी होती है? 8 होती है। सबसे पहली अस्थि का नाम लिखेंगे, 1 सेकंड। ठीक है, सबसे पहली अस्थि कौन सी होती है? हमारे कपाल की, जिसे बोलते हैं फ्रंटल बोन। क्या बोलते हैं?
फ्रंटल बोन यानी ललाटीय अस्थियां, फ्रंटल यानी सामने की, ललाट यानी माथा, ललाट क्या बोलते हैं, माथा बोलते हैं ना, कि उसके ललाट में एक चमक थी, एक प्रकार का तेज था, तो उसके माथे में एक प्रकार की, बहुत बड़ा योगी है, बहुत बड़ा क्या है, तपस्वी है, उसके ललाट में एक प्रकार की चमक थी, एक प्रकार का तेज था। तो ललाट क्या होता है, हमारा माथा होता है, और इसमें इसे फ्रंटल बोन बोला जाता है, यानी सामने वाली अस्थि, खोपड़ी के सामने वाली अस्थि। नाम क्या लिखेंगे, फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन यानी ललाटीय अस्थि, ललाटीय अस्थि। धीरे धीरे बिल्कुल एक एक अस्थियों को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे ललाटीय अस्थि में कि यह ललाट की यानी खोपड़ी के सामने की अस्थि है, यह खोपड़ी के सामने की अस्थि है, खोपड़ी के सामने की अस्थि है, ठीक है, खोपड़ी के सामने की है यानी ललाट के सामने की अस्थि है। सबसे पहला पॉइंट यही है इसका। दूसरा पॉइंट है इसमें कि इसी के कुछ भाग में क्या होती है, हमारी आंखों के दो गड्ढे पाए जाते हैं। ये वाली अस्थि हो गई, ललाट वाली अस्थि हो गई। इसी के कुछ भाग में, पूरे भाग में नहीं, कुछ भाग में हमारी आंखों के जो गड्ढे हैं, ये वाले जो गड्ढे हैं, ये इसी अस्थि के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आंखों के जो दोनों गड्ढे हैं उनका भाग कौन सी अस्थि के अंतर्गत आता है, तो आप बोलेंगे फ्रंटल बोन के यानी ललाटीय अस्थि के, ठीक है। तो इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसी के कुछ भाग में, इसी के कुछ भाग में, कुछ भाग में आंखों के दोनों गड्ढे आते हैं, आंखों के दोनों गड्ढे आते हैं, गड्ढे आते हैं। फटाफट से एक एक पॉइंट बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, जो आपको बिल्कुल इजी से समझ में आ जाए। ये बायोलॉजी मतलब एक प्रकार का हवा बना हुआ है कि बायोलॉजी टफ सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आता, दिमाग के ऊपर से जाता है, सर के ऊपर से जाता है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको बताया जा रहा है, पॉइंट टू पॉइंट, जो सिर्फ आपको एग्जाम में लिखना है, जो आपसे पूछा जा सकता है वही आपको बताया जा रहा है। आलतू फालतू का इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि, और यह क्या करती है, यह हमारे अस्थि, यह जो अस्थि है हमारी नेत्र बोहो की छत बनाती है, यानी जो हमारी आंखें हैं, आंखों के ऊपर जो आईब्रो है उसकी छत कौन सी अस्थि बनाती है, ललाटीय अस्थि यानी फ्रंटल बोन बनाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, यही अस्थि हमारी नेत्र बोहे, भोहे आईब्रोज, हमारी नेत्र भोहे, नेत्र बोहो की छत बनाती है, छत बनाती है। फटाफट से मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते रहिए। तीसरा पॉइंट हो गया। और क्या करती है, और यह अस्थि का इसका क्या काम होता है, और यह सामने की ओर ललाट अस्थि यानी नासा अस्थियों से जुड़ जाती नासा अस्थियों से जुड़ जाती है। क्या करती है, ये जो हमारी ललाटीय बोन है ये हमारी कौन सी अस्थि से जुड़ जाती है, नाक वाली अस्थि यानी नासा अस्थियों से जुड़ जाती है। और यही अस्थि किससे, यही अस्थि हमारे क्या सामने की ओर मध्य रेखा पर ललाट अस्थि नासा अस्थियों से जुड़ती है। क्या लिखेंगे, यही सामने की ओर मध्य रेखा पर ललाट अस्थि नासा अस्थियों से जुड़ती है। सामने की ओर मध्य रेखा पर, मध्य रेखा यानी सेंटर, मध्य रेखा पर सामने की ओर मध्य रेखा पर नासिका अस्थि से जुड़ती है, नासिका अस्थि से जुड़ती है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे इसे। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, फिर मैं साइड हो जाती हूँ, फटाफट से उतारिए।
ठीक है। ये कौन सी बोन हो जाती है हमारी? ललाटिय, यानी फ्रंटल बोन हो जाती है हमारी सामने की अस्थि, ठीक है, खोपड़ी के सामने की अस्थि। चलिए, इसके बाद आती है हमारी दूसरी बोन। दूसरी बोन कौन सी होती है? पार्श्विका अस्थिया बोलते हैं, पैराइटल बोन। दूसरी कौन सी होती है? पैराइटल बोन। जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? पार्श्विका। क्या बोलते हैं इन्हें? पार्श्विकास्थिया बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करती है? ये हमारे शरीर, ये हमारे जो खोपड़ी कपाल है उसमें कौन सी सतह का निर्माण करती है? तो इससे हमारे कपाल की सतह और अगल बगल के भाग बनते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? हमारा जो कपाल है उसकी सतह बनेगी और हमारे अगल बगल के दोनों साइड के भाग बनेंगे। इस अस्थि से या इससे कपाल की सतह और अगल बगल के भाग बनते हैं। अगल बगल के भाग बनते हैं, भाग बनते हैं। फटाफट से लिखते हुए चलेंगे मेरे साथ साथ ही। क्या बनते हैं? इससे हमारे अगल बगल के कपाल के भाग बनते हैं, ठीक है। और ये सिर की गोलाई के साथ दोनों ओर जुड़ी रहती है। जैसे हमारा सिर है तो कैसे जुड़ी रहेगी? ऐसे सिर की गोलाई के साथ दोनों ओर जुड़ी रहती है। इसी में लिखेंगे, और यह सिर की गोलाई के साथ, सिर की गोलाई के साथ जुड़ी रहती है। लिखिए फटाफट से, साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। दोनों ओर जुड़ी रहती है, सिर की गोलाई के साथ दोनों ओर भी लिख लेंगे इसी में। दोनों ओर छूट गया, दोनों ओर जुड़ी रहती है, ठीक है, दोनों ओर जुड़ी रहती है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि सामने की ओर ललाट अस्थि और पीछे की ओर पश्च कपाल अस्थि से जाकर जुड़ती है। किससे जुड़ेगी? सामने की ओर तो ललाट अस्थि से यानी फ्रंटल बोन से, और पीछे की ओर पश्च कपाल, पश्च यानी पीछे, पीछे की ओर पश्च कपाल अस्थि, उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीपिटल बोन। उसे भी पढ़ेंगे अभी। तो उससे जाकर जुड़ती है। तो सामने की ओर फ्रंटल बोन और पीछे की ओर ऑक्सीपिटल बोन से जाकर जुड़ती है। लिखेंगे, यह अस्थि, यह सामने की ओर फ्रंटल बोन और पीछे की ओर ऑक्सीपिटल बोन को क्या बोलते हैं हिंदी में? पश्च कपाल अस्थि। पश्च यानी पीछे का भाग, पश्च कपाल अस्थि से जाकर जुड़ती है, ठीक है। तो आगे की ओर तो फ्रंटल बोन से जुड़ जाएगी और पीछे की वो और ऑक्सीपिटल बोन से जाकर जुड़ जाएगी। फटाफट से नोट डाउन करेंगे इसे। इसके बाद आती है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इसके बाद आती है हमारी ऑक्सीपिटल बोन।
जैसे मैंने अभी बताया, ऑक्सीपिटल यानी पश्च कपाल अस्थि। कौन सी आती है? ऑक्सीपिटल यानी पश्च कपाल अस्थि। 3 नंबर पे पश्च कपाल अस्थि। कितनी अस्थियां बताई मैंने? 8 बताई ना। तो कितनी अस्थियां होती है? जो ये भी याद रखेंगे, जो पहली होती है फ्रंटल बोन, वो कितनी होती है संख्या में? 1 होती है। दूसरी कौन सी है? पार्श्विका, ये संख्या में 2 होती है। जो पैराइटल बोन है वो संख्या में कितनी होती है? 2। उसे मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी बहुत अच्छे से याद रखने के लिए, ठीक है। अभी आप इसे कंप्लीट कर लीजिए ऑक्सीपिटल बोन को। ठीक है। पश्च जैसा कि नाम से ही लग रहा है पीछे, ये पीछे की अस्थि होती है। इसे कपाल के पीछे का भाग और थोड़ा नीचे का भाग बनता है। पीछे का भाग भी बनता है और थोड़ा सा नीचे का भाग भी बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? इससे कपाल के पीछे का भाग तथा कुछ यानी थोड़ा कुछ नीचे का भाग बनता है। नीचे का भाग बनता है। तो ये जो पश्च कपाल अस्थि होती है क्या करती है? पीछे का भाग और नीचे का भाग बनाती है हमारे कपाल का। इसके निचले भाग में क्या होता है? एक महाछिद्र होता है जिससे होकर मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड का परस्पर संबंध रहता है। इसमें लिखेंगे इसके निचले भाग में एक महाछिद्र होता है। इसके निचले भाग में नीचे वाला जो भाग है, भाग में एक महाछिद्र होता है। एक महाछिद्र यानी बड़ा छिद्र होता है। एक महाछिद्र होता है जिससे होकर मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड का परस्पर संबंध रहता है। मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड का परस्पर संबंध रहता है, यानी आपस में वो जुड़े रहते हैं। कौन सी अस्थि के द्वारा? पश्च कपाल अस्थि के द्वारा, ठीक है। ऑक्सीपिटल बोन के द्वारा वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और ये संख्या में कितनी होती है? संख्या में 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। पैराइटल कितनी होती है? 2 होती है। फ्रंटल कितनी होती है? 1 होती है। फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। इसके बाद कितनी हो गई? 2 और 1 3 और 1 4 हो गई। इसके बाद आ जाती है शंखा अस्थि। ये भी आपको याद रखना है कि ये अस्थियां कितनी होती है। ये नहीं कि 8 अस्थियां है तो 8 के नाम अलग अलग होंगे, 2 भी तो होती है ना अस्थियां। तो चौथी अस्थि लिखेंगे टेम्पोरल बोन यानी शंखा अस्थि, जिसे हम कल की क्लास में करेंगे। अभी टाइम हो चुका है, अभी इतना ही रखेंगे। तो जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन आपको सुनना नहीं है, पर मुझे तो बोलना है, ठीक है, क्योंकि मेरा तो काम है, मेरा जो काम है मुझे तो वो करना है। अब आपका काम है शेयर करना, वो आप नहीं करते तो गलत बात है ना। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल की क्लास में इन अस्थियों को कंप्लीट करेंगे, कपाल की अस्थियों को और चेहरे की अस्थियों को स्टार्ट करेंगे। जितनी भी होगी उन्हें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे।